क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने एचसीएफ निकालना है और बी का और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ में लिखा हुआ है पी रेस टू पावर एम क्यू रेस टू पावर एन, और एलसीएम में लिखा हुआ है पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एस देन एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस। पावर्स को हमें ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आता है? P2Q3। और एलसीएम कितना आता है? P रेस टू पावर 4 Q रेस टू पावर नहीं, P रेस टू पावर 3 Q रेस टू पावर 4, है ना? यही आया ना एलसीएम। P3Q4। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 इंटू 7 35। आंसर आ गया सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्लास में बहुत बार करवाया हुआ है। P be a prime number, the quadratic equation having roots as factors of P। तो इसमें मैं कौन सा ऑप्शन मार्क करूंगी? बी पार्ट, एवरीवन, है ना? तो रूट्स आर P एंड 1, सम ऑफ रूट्स हो गया P प्लस 1, प्रोडक्ट P एक्स स्क्वायर माइनस P। गुरलीन ठीक है ये क्वेश्चन आपका? क्या मार्क किया था तुमने? ए क्यों मार्क किया तुमने? फैक्टर्स नहीं लिए तुमने, सिर्फ P को एज फैक्टर ले लिया। पर अगर एक प्राइम नंबर है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, सो वी गेट टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और वो इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज प्राइम नंबर है। इट कैन नॉट बी P एंड P अलोन और वन सिंगल नंबर की x-2 का होल स्क्वायर बन गया, ऐसा भी नहीं है। देन नेक्स्ट, you have which of the following is graph of a quadratic equation? So is not the graph of a quadratic equation। तो आप क्या मार्क करोगे? ए नॉट कहा है, जिसमें ये वाला हो गया डी पार्ट। ये भी क्वाड्रेटिक है चाहे हवा में उड़ रही है, यू शेप फिगर है ना, तो जैसे मर्जी हो, हवा में उड़ रहा हो या उससे एक्स एक्सिस को क्रॉस किया हो और नीचे जा रहा हो, राइट? जैसे ये तीनों ही, whenever it's a single U shaped figure, जिसमें क्या होता है कि एक लो पॉइंट होता है या एक हाई पॉइंट है, उसकी पोजीशन जैसे मर्जी हो, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स राइट ऑफ एक्स एक्सिस, नीचे की तरफ मूव हो, ऊपर की तरफ मूव हो, जैसे मर्जी हो। ठीक है, इन्वर्टेड यू हो, सिंगल यू हो, however it cuts x axis, टच करते हुए जा रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, anyway it is a quadratic polynomial, it's a parabola। but when you have a curve which is like, जैसे वो एक वेव्स बननी शुरू हो जाती है ना, तो वहां से क्यूबिक शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? सो अ वेव टाइप फिगर, चाहे वो जितने मर्जी पॉइंट्स पर कट करे, बट इफ इट्स अ वेव टाइप पैराबोला, बिल्कुल स्ट्रेट अवे ऐसा होगा। आपको क्यूबिक वाले में तो कभी नहीं बताया ना क्या शेप बनती है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द रूट्स, द थ्री रूट्स ऑफ द। बट पैराबोला की शेप अगर वो क्वाड्रेटिक है, इवन एज सेम एज इतना ऐसा वाला सिंपल सा क्वाड्रेटिक हो, तब भी मुझे पता है वो इन्वर्टेड यू या सिंगल यू ही बनेगा या अपवर्ड्स यू ही बनेगा। ठीक हो गया? तो इसका आंसर होगा थर्ड का डी पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, टू पार्ट्स क्लोज एंड दे रिप्रेजेंट बाय दिस। तो यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस क्या हो गया? सी पार्ट हो गया 4 3। क्लियर इनफ? क्वेश्चन नंबर 5, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मैंने कहा है, ये क्वेश्चन मानकर चलना। एक ये एक सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन व्हिच आई फील वुड बी अ पार्ट ऑफ योर पेपर। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिए हैं 3 4 -2 3 एंड -3 -2। और एक और बात, जैसे मैंने ये यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं ना, अगर ये पॉइंट है तो इट हैज टू बी इन द ब्रैकेट्स। अगर आप ब्रैकेट्स में नहीं लिख रहे हो, चाहे आपने सही लिखा है, द टीचर हैज फुल राइट टू कट योर नंबर्स, बिकॉज पॉइंट को हमेशा हमने जो अपनी नॉर्मल राउंड ब्रैकेट्स होती है उसमें एक्सप्रेस किया है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फोर्थ वर्टेक्स? सी पार्ट कहा आपने। ठीक है, सी पार्ट कैसे आएगा? आपने पी आर का मिड पॉइंट लेना है, क्या आता है? 0 1। और आपने क्यू और एस का मिड पॉइंट लेना है, तो विच विल बी x -2/2 y +3/2। ठीक है, तो एक मेरे पास आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या हो गई? -1। ठीक हो गया इतना? चलो, दिस वन इज डन। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस, और ये ना आपके ये एक्चुअल पेपर में भी आया हुआ है शायद, या लास्ट ईयर का सैंपल पेपर है ये। ठीक है, मुझे लास्ट ईयर का सैंपल पेपर लग रहा है ये। चलो, इसमें लिखा हुआ है ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एएम एंड पीएन आर ऑल्टीट्यूड्स। चाहे वो लग नहीं रहे हैं, पर उसने कहा है तो ऑल्टीट्यूड्स है। और ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर की रेशियो दी हुई है, और कहा है एएन इज टू पीएन क्या हुआ? ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है?
4:9। तो अगर आपने ये निकालना है तो आपने स्क्वायर रूट किया, 2:3 आ जाएगा डी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, shown below is a trigonometric problem. Which step has error in solving? C part, everyone. क्वेश्चन नंबर 7C, C पार्ट थर्ड स्टेप कैसे हुआ? ठीक है, सी पार्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मैंने आपको बहुत बार करवाया है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √2, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? 2। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? 1। अब टैन थीटा प्लस कॉट थीटा करते हैं तो वो आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा cos थीटा। तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 1/2। आंसर विल बी स्ट्रेट अवे 2। बी पार्ट हो गया 8 का आंसर, एवरीवन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अ फार्मर ओन्स अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड। ये लास्ट ईयर का सैंपल पेपर ही है। देन ये आपके पेपर्स में भी आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? टी पार्ट, इसमें ए को लिखा हुआ है ए यूनिट्स, ईबी को लिखा हुआ है ईसी को बी यूनिट्स। ठीक है। So this is A, this is B. What about AD? AD को कुछ लिखा हुआ है? नहीं, DE को X लिखा हुआ है, BC को Y लिखा हुआ है ना? DE is X, ये लिखा हुआ है Y. So which of the following is true? X is equal to, ठीक है, AY upon A plus B. ठीक है, C पार्ट आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्रोपीजियम है, लेंथ ऑफ BC पार्ट इज, ठीक है, C पार्ट कि नहीं हुआ सॉल्व? जब ऐसे ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन होता है, आपको पता है कि डायगोनल्स इनके प्रोपोर्शनेटली इंटरसेक्ट करते हैं और सिमिलैरिटी की हुई है ना? यहाँ तो उसने कुछ कहा नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या आएगा? ट्रायंगल एओडी इज सिमिलर, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना? ट्रायंगल सीओडी। तो उसके बाद उसने सीओबी, सॉरी। तो उसके बाद उसने कहा हुआ है कि एडी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और जो एओ अपॉन ओसी की रेशियो दी हुई है ना उसने, वो कितनी दी हुई है? 1:2, एंड दैट इज सेम एज एडी अपॉन सीबी। तो सीबी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना उसका। आंसर विल बी 8 अगेन, सी पार्ट। ये नहीं हुआ था? नहीं, क्यों नहीं हुआ? ये तो सिंपल है। मार्क तो क्या करो, तुम्हारा गलत होगा तो -1 थोड़ी ना होना है। वहां पर लगा था तो लिख कर आ जाओ। हद से हद क्या होगा? गलत ही होगा, तुम नहीं लिख के आ रहे तब भी गलत ही है। ठीक है। सो यू नॉट गेटिंग एनी मार्क्स और यू नॉट गेटिंग एनी नेगेटिव मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन रॉन्ग, एमसीक्यू में स्पेशली। एंड आई टोल्ड यू इन योर, आपका इंस्टिंक्ट अगर काम करता है, आपको लगता है सही है, जितना आपने लिखा है ना उतना ही कर दो, स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। आई हैव सीन इन मेनी पेपर्स, जब चेक करती हूँ लिखा होता है सही, आधा तो सही लिखा हुआ उसको भी काट देते हैं, वो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसको, उसको छोड़ के आ जाओ उतना ही। नहीं मिलते, नहीं काटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अनटिल अनलेस यू फील कि आंसर नहीं आया। चलो यहाँ पे आपको एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है इंक्लाइन, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो अकेले अकेले एंगल्स कितने हो गए? 30 एंड 30, ये एंगल है 90। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर x लिया सो 3/x, tan 30 हो गया। tan 30 किसके इक्वल होता है? 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3√3। इसका आंसर 11th का होगा, डी पार्ट। ठीक है। 12th, एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। दिस इज लास्ट ईयर का सैंपल पेपर ओनली, क्योंकि ये क्वेश्चन उस सैंपल पेपर में आया था पर पेपर में नहीं आया था, तो पेपर में इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपको मैंने करवाया है, एक स्क्वायर ड्रॉ किया जाता है, उस स्क्वायर के अंदर सर्कल, उस स्क्वायर के बाहर सर्कल, या एक सर्कल लिया उसके बाहर स्क्वायर, उसके अंदर स्क्वायर। ठीक है। सो एज द केस मे बी, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, सर्कल को स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब किया गया है ना, तो सबसे आसान होता है जब इंस्क्राइब किया जाता है ऐसा। क्यों? साइड किसके इक्वल हो जाती है? साइड डायमीटर के, है ना? तो साइड कितनी लिखी हुई है? 6 सेंटीमीटर। तो सर्कल की डायमीटर भी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर होगा हमारे पास? 9 का। तो 12 का आंसर हो गया डी पार्ट। 13, द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ हाइट, ये मैंने भी करवाया था आपको, क्यूबॉइड वाला है ना, करवाया था ना क्लास में। क्योंकि ये चीज आपने 8th में की है, 9th में बिल्कुल भी रिवाइज नहीं हुई, और पेपर में ये बिल्कुल आ सकती है,
क्योंकि सीबीएसई नहीं कहता है जी आपने 9th में ये सब डिलीट कर दिया, हाँ आप कैसे बताएं, है ना। वो आपकी ये बात नहीं सुनेगा, पेपर में आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट का सम कितना है 6√3 एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल L square plus B square plus H square का अंडर रूट इज इक्वल टू 2√3 टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इनटू लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, लेंथ हाइट। अच्छा ये चीज हमें निकालनी है ना। तो मुझे L प्लस बी प्लस एच दिया हुआ, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अच्छा स्क्वायर रूट को अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास, किसके इक्वल हो गया 12 हो गया ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, हाउ डू आई फाइंड दिस। ये 3 टर्म्स दी हुई हैं, क्या करना चाहिए इसमें, कोई फॉर्मूला कुछ ऐसा 9th का कुछ याद आता है, ऐसी टर्म्स आपने 9th में क्वेश्चंस बहुत किए हुए हैं। क्या है ये, कुछ याद है कि स्क्वायर भी हो, 3 टर्म्स का सम भी है, स्क्वायर भी है, अगर मैं इसको कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। रिमेंबर इट और नॉट, 3 टर्म्स का फॉर्मूला याद ही नहीं है, कुछ भी नहीं याद है, थोड़ा बहुत भी नहीं, हे भगवान। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH किसके इक्वल आ जाएगा 36 इंटू 3 108। इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 12, तो इसको माइनस करोगे 108 माइनस 12 कितना हो जाएगा 96। आंसर विल बी सी पार्ट। अगर ये नहीं आता ये कर लो, ये 9th में तो अब नहीं आ सकता बिकॉज 9th में वो टॉपिक ही कैंसिल हो चुका है, अदरवाइज दिस कुड बी वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ पर 9th में आज एमसीक्यूज इन पॉलिनोमियल्स ये हमने किया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर याद आ गया, नहीं याद आया, फॉर्मूला याद करना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 3 टर्म्स का स्क्वायर का फॉर्मूला, ये मैं आपको करवा भी दूंगी नेक्स्ट क्लास में जब आओगे। ठीक है, दिस इज वन डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। अब लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24। और ऐसे केस में मुझे पता है हमें क्या यूज करना है, अब मोड और मीडियन को माइनस कर दिया, उसने कहा 24 है वो, है ना। तो सबसे इजी क्या होता है, आई टेक मोड हेयर एंड 1 मीडियन हेयर, तो यहाँ पे 2 मीडियन बन जाएंगे -2 मीन। ये दिया हुआ है मुझे 24, मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, मीडियन माइनस मीन, दिस इज वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड टू सॉल्व। आंसर विल बी 12, बी पार्ट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना। 14th और 15th क्वेश्चन डन, देन आई कम टू क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th और 14th हमारा हो गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय इट, तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वाला क्वेश्चन भी सैंपल पेपर्स में बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आई होप अब ये क्लियर हो जाएगा। जब भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आता है ऐसा क्वेश्चन व्हील वाला, तो हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, और यहाँ पर मुझे रेडियस दी हुई है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना कवर किया है 2 इंटू पाई इंटू 0.25। अब डिस्टेंस कितना मूव करना है 11, है ना। तो ये एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है विच इज 2 पाई इंटू 0.25, तो इसको 0.5 पाई लिख देंगे, है ना। तो कितनी रेवोल्यूशन बनाई, डिस्टेंस उसने मूव किया 11 किलोमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर और मीटर, मीटर में है। ठीक है, इंटू ये मीटर हो गया, इंटू 1000 कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, यही करेंगे ना। तो ये आ जाएगा 5/10 इंटू 22/7, 11 इंटू 1000 इंटू 10 ऊपर, ठीक है, 22 नीचे और ये 7 नीचे, यहाँ पर 5, राइट। तो ये आ गया हमारा 2 और इससे खत्म हो गया 7, डी पार्ट। 15th का आंसर इज डी। चलो ये ऐसा वाला क्वेश्चन है, 16th वाला भी बहुत आसान है। सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मोडल क्लास, तो यहाँ पर मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले मैं फटाफट से आई वुड फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यही आया 66 आ जाएगा, ठीक है।
तो 66 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, 33। तो मीडियन क्लास कौन सी आ गई, 10 to 15। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन को मैं क्या लिख दूंगी, 10। मोड कौन सा होगा, 15 वाला होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 15 ऐड कर दूंगी। आंसर क्या चाहिए, 16 का बी। तो समटाइम्स दे से लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ऐसे, या फिर दोनों को डिफरेंट कर देते हैं, या पहले वाले में। प्लीज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस ध्यान रखना। A girl calculates the probability of winning the first prize is 0.08, and if there are 6,000 tickets sold, then how many tickets has she bought? कहते हैं उसका है टू, तो कितना होगा, लेट्स शी बाइज x tickets डिवाइडेड बाय 6,000, और यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480 होगा। मल्टीप्लाई करो 6 8 750 कैसे आ गया, तुक्का कैसे लगा सकते हो, मतलब आए एक्चुअली इस टाइम पर ना जो बच्चों थे जिनको मल्टीप्लाई किया था, वो तो वही तो चीज होती है, दैट इज व्हाट आई से, इंस्टिंक्ट पे काम करते हो या नंबर्स को देख के काम करते हो। आपने 6 और 8 किया मल्टीप्लाई, यू गेट 480। तो आंसर हैज टू बी 480, या हद से हद क्या होता कि अगर आपने 8 की जगह 0.92 लेकर आंसर किया होता, कि मे बी उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, है ना। बट 750 मुझे 15 का मल्टीपल चाहिए, यहाँ 15 तो कहीं तो ऐसा मिल ही नहीं रहा है, कैसे निकाला 750, किसको, अच्छा दोनों को, हाँ दिस कुड आल्सो बी द आंसर। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, ये भी बहुत इजी है ना, 5 tan बीटा इज 4/5। तो आपने लिखा 5 इंटू 4/5 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2। समझ में आ गया ना कैसे, डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दिया बोथ साइड्स, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो ये 5 tan माइनस 2, 5 tan प्लस 2, ये सिर्फ एमसीक्यूज में करना। फुल फ्लेजेडली जब आपको ये 3 नंबर में आएगा मत करना, नंबर 0 मिलेंगे उसमें। आपने पूरा उसको ट्रायंगल ड्रॉ करके अच्छे से 4/5, 4k, 5k, 3k लिखकर फिर साइन थीटा निकालना है, फिर कॉस, समझ में आ गया। और ट्रायंगल के एंगल्स दिए हुए हैं, tan बीटा। हाँ तो वो तो होगा ही ना बेटा। मैंने क्या किया है, मैंने कहा है tan बीटा किसके इक्वल हो गया, 4/5। किसने कहा 5 हाइपोटेन्यूज है, नहीं है ना 5 हाइपोटेन्यूज, ना ही वो साइड बनकर आएगा, है ना। 4 5 और 16 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 41 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस साइन बीटा, ये क्विक प्रोसेस होता है जब हमें एमसीक्यूज करने होते हैं ना, या फिर आप कॉम्पिटिशन पे आगे जाते हो, तो वहां पर आपको यही टेक्निक सिखाएंगे, ठीक है, क्विकली। कि जब आपको tan दिया है ना, तो आपने इसको साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग कॉस, बोथ न्यूमरेटर या कॉस कॉमन ले लिया। तो ये आ गया 5 tan बीटा माइनस 2, और नीचे भी आ गया 5 tan बीटा प्लस 2। तो आपने ये ऐसा क्वेश्चन देखा ना बच्चे को, मतलब अब तक ये हो जाता है कि ये tan ही बनना है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 2, 5 इंटू 4/5 प्लस, ठीक है। और एक मैं बताऊंगी, एक बच्चे ने और कुछ किया हुआ था, उसने कहा मैम ये tan है ना, इसने कहते मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये चीज ना आई वुड रिकमेंड इन एमसीक्यूज ओनली। उसने कहा 5 साइन बीटा किसके इक्वल हो गया, 4 कॉस बीटा। कहता मैंने इस साइन 5 साइन बीटा को ना कॉस बीटा से रिप्लेस कर दिया। तब दैट डिपेंड्स कि साइन के साथ कोएफिशिएंट भी 5 ही दिया हुआ था, ठीक है। तो उसने कहा 4 माइनस, मतलब अल्टीमेटली कॉस बीटा थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 करना है 2, और नीचे करना है 4 प्लस 2 6। आंसर 1/3 उसने ओरली सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। एंड प्लीज अगर इसको कर रहे हो एमसीक्यूज में तो जैसे मर्जी कर लेना, छोटे वे से बड़े वे से, पर अगर आपके पास ये फुल फ्लेजेडली क्वेश्चन आएगा देन आई वुड रिकमेंड डू इट बाय दैट के मेथड ओनली। और के लेना बहुत जरूरी है। 17 का आंसर सी हो गया, 18 का आंसर अपने पास क्या आ गया, बी पार्ट। अब आते हैं एक्सर्शन और रीजनिंग पर, ठीक है। तो एक्सर्शन रीजनिंग में क्या है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780, HCF इज 17, देन देयर एलसीएम इज 340, ठीक है। ये ठीक है, 18 का, हाँ ये पार्ट है, मैंने भी लिख दिया आंसर की, मैं भी दिया। ये पार्ट ही है ना, इसका मतलब 1/3, हाँ 1/3 आएगा, 5 है ना, तो 4 माइनस 2, 4 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, if product of two numbers is 5780,
HCF is 17, LCM is 340. HCF has to be a factor of LCM, वो यहाँ पर हो रहा है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या 5780 आता है आंसर, बिल्कुल आता है ना? तो ये रीजनिंग इज ट्रू. HCF is always a factor of LCM. That true है. तो इसमें हम क्या मार्क करेंगे? A. नहीं, नहीं, आपको कहा जाता है जो HCF है वो 17 है, प्रोडक्ट जो है वो 5780 है. LCM क्या कैसे निकालते हो? आपने क्या किया? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF, ये किया ना? तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया जाना चाहिए था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट. ठीक है, वो तो आपको कह रहा है कि HCF इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ LCM. मतलब अगर उसने यहाँ पर आपको LCM में मे बी 34 लिख कर दिया होता तो उसकी स्टेटमेंट तो ट्रू होती. बट देन कुड यू हैव वेरीफाइड कि LCM 340 आएगा? उसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इनटू HCF. उसने जो स्टेटमेंट बोली है वो सही बोली है, लेकिन कहीं भी वो हमें हेल्प नहीं करती है कि क्लियरली हमारे पास आंसर आ जाए. समझ में आ गया? उसने हमें आंसर में हेल्प नहीं किया, तो दैट्स व्हाई आई विल मार्क इट एज बी. 19th का है बी पार्ट. 19th इज बी पार्ट. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC आर, ये है 5 3 और E है -3 -3, BC इज 20 यूनिट्स, तो DE की लेंथ निकालनी है. ठीक है, so they say the line joining the midpoint to the sides of triangle parallel to third side equal to half of it. Then BC is 20 है. So BC की लेंथ हमें पता करनी है कि BC की लेंथ 20 आती है कि नहीं आती है. तो आपने क्या किया? आपने DE की लेंथ निकाल ली. वो तो हम पॉइंट्स हमें दियो डिस्टेंस फॉर्मूला से आई कैन फाइंड आउट, व्हिच इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यही आया ना, व्हिच इज 10 यूनिट्स. और उसके बाद अगर आपको ये बता दिया कि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स पैरेलल टू थर्ड साइड, मिड पॉइंट थ्योरम अगर भूल चुके हो उसकी वजह से आपने याद कर लिया और आपने ये साइड बता दी 20, तो इसका आंसर हम क्या मार्क करेंगे? ए पार्ट. 20th का आंसर इज ए पार्ट. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, ये तो इजी हो गया. ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक अब तो काफी अच्छे से आते हैं. हाउ वुड बी सॉल्व इट? एड बोथ द वैल्यूज, एड बोथ द इक्वेशन, सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, यही करते हैं हम, है ना? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100x प्लस 100y. जब मैंने दोनों को ऐड किया, किसके इक्वल आ गया वो? 1000. तो x प्लस y किसके इक्वल आ गया? 10. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट, तो -x प्लस y इज इक्वल टू -2. यहाँ पे ये नंबर छोटा है, ये साइन का ध्यान रखना. -x प्लस y, तो x माइनस y किसके इक्वल आ गया? 2. तो दो इक्वेशंस को सॉल्व किया. 2x इज 12, x की वैल्यू क्या आ गई? 6. और अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या हो गई? 4. तो ये मेरा क्लियर कट आंसर आ जाएगा. इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, एनी अदर वे नॉट एक्सेप्टेबल. कुछ भी करोगे, मल्टीप्लिकेशन करके भी करोगे ना, तो वो मैं आपको एडवाइजेबल तो बिल्कुल नहीं कहूंगी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22. नाउ क्वेश्चन 22 इज अनदर प्रीटी इजी वन टू सॉल्व. बुक का ही क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें मुझे पता है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आती हूँ, आपके पास दिया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो सबसे पहले तो मैं लूंगी इन ट्राइंगल ABD. Now since angle 1 is equal to angle 2, therefore AB is equal to BD. और इसको मैं लिखूंगी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर जो BD है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी AB के साथ. पता तो है कि मुझे दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर प्रूव करने हैं वो है ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD. ठीक है, मैंने ये ले लिया ABE और ACD. I know AB upon AE is equal to AC upon AB. AD लिखा हुआ साथ में ना, मैंने गलती से भी, मैं कहने कुछ मन नहीं रहा, ये AD है. AD अपॉन, देखो AD अपॉन AE, AC अपॉन AB. तो जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसको पहले लिखोगे. पहली चीज तो इसमें यहाँ ध्यान रखना, and I have to write ACD पहले. ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल AB. ठीक है, और एंगल A, अब यहाँ पर आई विल राइट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAE.
कॉमन, तो बाय SAS सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ACD। अब सिमिलैरिटी देखनी है। देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि मुझे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखना है। AD में, यहाँ पे AD साइड बड़े वाले ट्रायंगल की है ना, तो कौन सा एंगल नहीं है, कौन सा वर्टेक्स नहीं है, C। तो इस C वर्टेक्स के साथ यहाँ पर AC लिखा है, इसमें कौन सा वर्टेक्स नहीं है, सॉरी AE लिखा है, AD के साथ AE में कौन सा वर्टेक्स नहीं है, B। तो जो एंगल C है वो B के साथ मैच करेगा। ठीक है। AC में कौन सा वर्टेक्स नहीं है, D। तो D के साथ, अब मैं D पे आ रही हूँ, तो AB में कौन सा वर्टेक्स नहीं है, E। तो D के साथ E मैच होगा और यहां पर आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया ACD इज सिमिलर टू ABE। तो वो क्या कह रहा है, ABE इज नॉट सिमिलर टू CAD। तो BAE लिख रहा है ना, तो ये हमने CAD लिखा है, तो विच इज सिमिलर, विच इज फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स, एज ट्रायंगल BAE, ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखा हुआ है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सिमिलर है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ भी लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 कर लिया हुआ ये क्वेश्चन, कौन सा 23 में भी ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, स्ट्रेट टू एंड फॉल्स। अच्छा, ये तो बहुत फिर इजी हो जाएगा। 23rd में देखो उसने क्या लिखा हुआ है हमारे पास, उसने कहा हुआ है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, PA एंड PB आर टेंजेंट्स, एंगल APB, ये वाला एंगल 75 दिया हुआ है, तो AQB कहता है 50। अगर ये 75 है तो ये कितना होगा, 105। और ये वाला एंगल AQB कितना हो जाएगा, बताओ, हाफ ऑफ एंगल AOB, एंगल एट द सेंटर, डबल ऑफ एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो AQB की 50 वैल्यू नहीं आती है, इट शुड बी 52.5। तो इसको मैं फॉल्स लिख दूंगी। समझ में आ गया। डन एवरीवन। नेक्स्ट, length of minute hand of a clock is 6 centimeter. So area swept by it when it moves from 7:05 PM to 7:40 PM. तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 35 minutes. So एंगल कितना हो जाएगा, 35 into 6 degrees will be equal to 210 degrees. तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे ये सर्कल फिगर भी बना देना, एक सर्कल बना देना। ठीक है, और ये सेंटर ऐसा कुछ, और हद से ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे 740 टाइम लिख दिया और यहाँ पर 75 का टाइम लिख दिया, राइट। एंड से दिस इज 210 डिग्रीज। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख दोगे, वैसे करने की इतनी जरूरत नहीं होती, वो तो अगर एक्स्ट्रा टाइम हो ना हमारे पास तब हम करते हैं ऐसे पंगे से। ठीक है, देन इट विल बी 6 into 6, 210 by 360। तो ये खत्म हो गया, ये आ जाएगा 3 से, फिर ये आ जाएगा 12, जैसे 18 लिखा तो ये 2 आ गया, दिस इज 3, सो 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद और है, जैसे अब हमेशा और वाला क्वेश्चन आता है तो मैं कोशिश करती हूँ जब सैंपल पेपर करती हूँ सॉल्व, कि मैं दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट करूंगी एज इफ आई एम सिटिंग इन द नॉर्मल पेपर, कि दोनों में से कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसे इंस्टिंक्ट अगर बनाओगे ना, वहां पे सिलेक्शन में बहुत हेल्प होगी कि दोनों में से कौन सा करना चाहिए मुझे। तो आई विल ऑब्वियसली गो फॉर फर्स्ट वन। यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये बने हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सेक्टर्स बनाए हुए हैं, तो ये ठीक है, ये भी कर सकती हूँ, बट आई नीड टू मेंशन ए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आउट ऑफ दीज टू आई वुड प्रेफर दिस वन बिकॉज मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है। नहीं, आपने फिर मेंशन करना है पाई आर स्क्वायर ए बाय 360 प्लस पाई आर स्क्वायर बी बाय 360, पाई आर स्क्वायर सी बाय 360 एंड पाई आर स्क्वायर डी बाय 360। तो हम पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। वही कहा ना, यहाँ पर बस ये थोड़ी सी न्यूसेंस यहाँ पर ही आ जाती है, जहां पे आपको लिखना होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। यहाँ पे 360 आपने लिया और ये आ गया पाई आर स्क्वायर। आई स्टिल रिमेंबर आई हैव विविड आइडियाज। मुझे ना सर ने कहा था प्रोजेक्ट बनाकर लाना, हम यहाँ रूम में लगाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि यू हैव टू एक्चुअली शो, इनको कवर कर देना, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, उसके एंगल्स का जब आप उसको आर्क ड्रॉ करते हो तो पेपर से
उसके पेपर पर कट करना और उसी कलर के पेपर को नीचे शो करना कि आपने उसको इलोंगेट करके यहाँ ले लिया और वो आपके पास पूरा एक सर्कल बन गया। समझ में आ गया कि ये वाला पोर्शन मैंने कट किया, ये वाले पोर्शन को कट किया और ये वाले पोर्शन को कट करके इफ आई रैंडमली जॉइन इट देन दे हैव बिकम अ सर्कल। ठीक है, 360 डिग्रीज पूरे हो गए। तो ये चीज हमने शो करनी होती है और लिखना होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, ये सब लिखना होगा। देन नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं कौन सा वाला अटेम्प्ट करूंगी, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट है ना, विदाउट डाउट आई गो फॉर फर्स्ट। अच्छा, तो ऐसे सेकंड वाला बच्चा कौन सा वाला होगा जो अटेम्प्ट करेगा? समझ आया बच्चा? सनकी कहते हैं उनको। जो मेरे जैसे होते हैं कि नहीं डिफिकल्ट वाले पे जाओ, है ना, मार्क्स है उतने मिलने पर ईगो बड़ी अच्छी है, बोले मतलब ईगो को फीड मिलती है कि नहीं जी हमने डिफिकल्ट वाला किया। ठीक है, उसका होता कुछ नहीं है। हाँ, बट देयर वाज वन एक पेपर था बीसीएम का, उसके जगह ना बुक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और में ना बहुत ही डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट वन बट हाँ थोड़ा डिफिकल्ट सा दिया हुआ है कि ये अलग से क्वेश्चन पहली बार देखा हुआ। तो मैंने कहा कौन बच्चा होगा जो सेकंड वाला करेगा, फर्स्ट वाले पे क्यों नहीं, बिकॉज वो डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था मेरे जैसा बच्चा ही होगा वो, जिसको ना मजा आएगा बस करके कि ठीक है अभी ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई किया बस, पर कभी मत करना। ठीक है, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग। मैं पंगा लेती थी ना, मुझे पता था कि मुझसे सॉल्व हो जाएगा उसके बाद, और मैं पूरा लिख भी लेती थी। आई रिमेम्बर माई ज्योमेट्री वाज गुड, तो मैं पूरा अच्छे से लिख लेती थी कि मैं पूरा उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। इवन अगर रीजन लिखा ना इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मैं वो भी लिख पाती थी, इतनी स्पीड थी मेरी लिखने की। ठीक है ना, दैट्स व्हाट आई सेड, आपको लिखना बहुत जरूरी होता है, और जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस करते हो ना, जब टेस्ट में लेती हूँ तो वहां पे पूरा पूरा लिखा करो। तो बाय इंस्टिंक्ट क्या होता है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता कि हम काम करें तो एक्स्ट्रा हले लिखना ही बहुत पड़ रहा है, तो पेपर लेंथी नहीं होता। ठीक है, इसका और पार्ट तो आपको पता है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा। और फिर आपको रियलाइज होगा कि कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल हो गई। यहाँ पे नथिंग इज नो मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द साइन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं आप करते थे, a प्लस बी सी प्लस डी को मल्टीप्लाई किया, वैसी ही चीज है, साइंस का ध्यान रखकर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू डू एज मच लेस वर्क एज पॉसिबल। तो इस साइन थीटा को अगर मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड पर लेकर गई तो मेरा डायरेक्टली साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और यही इसके राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आऊंगी तो ये प्लस में आ जाएगा, तो आई विल गेट √2 cos थीटा √3 cos थीटा। तो ये 2 कैंसिल हो गया, देन आई विल टेक दिस साइन थीटा बाय cos थीटा हियर, और यहाँ पर √3 आ गया, और मुझे पता है tan थीटा √3 कब होता है, tan 60 पर। तो आंसर आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? नहीं, तो इसमें यहाँ पर आपको एक पूरा ये प्रॉपर सा एक कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बनाकर दिया हुआ है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड पॉइंट एफ? तो कुछ नहीं करना, इतना सब देखकर घबराना नहीं है, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और एफ के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? 1 and 2, and what about coordinates of f? -2 and 9। तो अब उसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, तो bf हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का √3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये आ जाएगा √58, है ना, यूनिट्स। हाँ, एक नंबर के क्वेश्चन में ये यूनिट्स ना लिखकर ना आधा नंबर कट जाता है, सबसे गुस्से वाली बात मुझे वो लगती है। ठीक है, मतलब मेहनत भी की, मिलना एक नंबर ही है, लेकिन यूनिट्स नहीं लिखा और आधा नंबर गया। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हमारा हो गया इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर Z ऑफ द फिगर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो ये WXOP है,
अच्छा ऐसी फिगर देखकर ना पर्सनली अगर मुझे इस लेवल पे पूछो तो मुझे बड़ी इरिटेशन सी होती है सब देखना, बिकॉज आई सी सो मेनी पॉइंट्स एंड आई सी हाय हाय कैसे हर एक पॉइंट को करना होगा। तो आई वुड कंसंट्रेट एज अ चाइल्ड, मैं क्या करूंगी, मैं हर एक पॉइंट के बारे में सोचना शुरू कर दूंगी, तो वो नहीं करना होता, आपने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। आई रियलाइज दिस लॉन्ग टाइम बैक कि जब केस स्टडी दी जाती है ना तो बहुत कुछ दिया जाता है, पर उसके क्वेश्चंस को पढ़ो, फिगर बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट जेड है, आपने पॉइंट डब्ल्यू को लोकेट करना है, पॉइंट एक्स ये वाला, देन पॉइंट ओ यहाँ पर और यहाँ पर ये। तो मैं इन सबको ज्वाइन कर देती हूँ, तो मेरे पास एक फिगर बनेगी, वो कहता है, और उसका हमें डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अच्छा यहाँ पर ना बच्चे तुक्का मारते थे, मैं नहीं मार पाती थी, पता नहीं क्यों, बड़े ओवरली वो कॉन्फिडेंट हो कहता था रेक्टेंगल तो बन रहा है, बन रेक्टेंगल ही रहा है और फिर भी मैं कैलकुलेशन करूंगी। तो W इज कोऑर्डिनेट्स इसके आते हैं -7 एंड -6, ठीक है, ठीक है, तो इसके हैं -6 एंड 2। एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -4 एंड 0। 5 और 9, हाँ ठीक है, हाँ। तो ना यहाँ से किया, आपके पास स्केल होगा, यहाँ पर आप स्केल हैंडी रखना होता है आपको। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 एंड 11, अगेन 11। ठीक है, तो मुझे अब डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो मैं डब्ल्यू का मिड पॉइंट निकालूंगी, बिकॉज एनी केस आई कैन सी ए क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम तो बन ही रहा है ना। तो मैंने अगर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले तो आई गेट -6 + 5 -1/2 11/2, और अगर वहां से भी देखते हो तो मेरे पास वही आ रहा है, तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम तो है ही है। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड, जेड के कोऑर्डिनेट्स विल बी मिड पॉइंट, ये वाले। ठीक है, आपने इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाले या एक्स और पी के निकाले, आइदर वे यू विल गेट द सेम कोऑर्डिनेट्स। जरूरी नहीं है, बस आपको शो, मतलब आपने सारे लिख दिए। ठीक है, तो जेड को लिख दिया विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, therefore मिड पॉइंट ऑफ डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, तो वो लिख दिया। What are the coordinates of point on y-axis equidistant from A and G? अब आ जाओ पॉइंट ए को पहले देखो, कहाँ पे दिया, ये रहा, और फिर ये जी रहा। ठीक है, वाई एक्सिस पे पॉइंट देखना है, तो ए हमारे पास कौन सा पॉइंट बनकर आया, -2 एंड 2, और जी कौन सा पॉइंट बनकर आया मेरे पास, -4 एंड 7। ठीक है, अब इसको और वाला भी लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFZH, इससे अच्छा मैं इक्विडिस्टेंट वाला ही निकाल लूं। पहले तो वो पॉइंट्स को लोकेट करूं, मतलब मेरी आंखें इतनी दुखी होती है, मुझे ना इरिटेशन होती है, पता नहीं क्यों ऐसी फिगर्स देखकर, उसको पहले लोकेट करो, फिर उसके बाद हर एक पॉइंट को छांटो। बोरिंग नहीं, वाला आए, ये वाला, ये जी और एच इंटरेस्टिंग तो होता है, बट आई सब पर्सनली हेट, मतलब एक होता है ना अपने में एक वर्जन होती है कि मुझे ना ये सब चीजें देखकर गुस्सा आता है। हाँ, आंखें लग जाती हैं, और फिर वो स्केल लो, फिर लाइन सीधी है कि नहीं है, और मेरा जैसा बच्चा जो था ना, जो नेवर यूज्ड टू बी सेटिस्फाइड कि मैंने सही पॉइंट लिया है कि नहीं, मैं 4 रोज से चेक करती थी। ठीक है, और पेपर के बाद आके फिर सोचती थी मैंने पॉइंट ठीक लिया है कि नहीं लिया, कि मैंने पॉइंट्स पे गलती तो नहीं कर दी, बिकॉज आई यूज्ड टू बी दैट फिनिकी अबाउट माय पेपर। और एक जनरल आदत होती है एंजाइटी की, वो मुझे बहुत ही पहले, तो मैं लिखूंगी लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सेस, ठीक है, बी ऑफ द फॉर्म 0x। तो इक्विडिस्टेंट निकालना है, ये P लिया तो PA इज इक्वल टू PG, तो 2 स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर अंडर रूट PG 4 स्क्वायर x-7 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे, 4 + x² + 4, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है यहाँ पे x² खत्म हो गया, तो नो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसके फैक्टर सोचने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 16 -12। अब ये गलतियां हो जाती हैं, आप एक्साइटमेंट में क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, और ये कोई भी कर देता है, अच्छे से अच्छा टीचर भी कर देता है समटाइम्स व्हेन यू गेट सो एक्साइटेड अबाउट सीइंग अ क्वेश्चन। तो ये 10x आ गया, यहाँ से 16 + 49 आई नो विल बी इक्वल टू हाउ मच,
5 65 65 और यहाँ से -8 हो गया 57 आ जाएगा। x की वैल्यू 5.7। तो पॉइंट विल बी 0 5.7। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो और एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं गलत। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बंदा और परेशान हो जाए, और मैं 4 बार इस क्वेश्चन को चेक करूँ कि मैंने गलती कहीं की तो नहीं है। नेक्स्ट वाला ही कर लो इससे अच्छा। हाँ 5.7 ही है। हाँ, बट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 5.7। और सबसे पहले आकर भाई ये क्वेश्चन बाहर चेक करो, आंसर क्रॉस चेक करते हैं ना कि यही आंसर है। चलो, राइट। तो ये 5.7 है, बट बी वेरी श्योर ऑफ योर कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन बहुत पॉइंट पे और बैंग ऑन होनी चाहिए, आपने कोई भी फॉर्मूला गलत ना लगाया हो। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कहा गया है ये वाला, सो आई कैन फाइंड। वैसे तो ये भी इजी है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into height which is distance between the two parallel sides। तो GH क्या है, देखो ये पॉइंट है 4 और ये पॉइंट है 7, तो GH 3 हो गया, ठीक है। और AF कितना हो गया, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 9, तो ये 7 हो गया। हाइट कितना लूंगी, देखो 1 और 2, 2 यूनिट्स है दोनों में, 2, तो ये आ गया 10 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखा, फिर साइड्स लिखी, तो एज विजिबल फ्रॉम द फिगर AG इज इक्वल टू दिस। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है ना, तो 2 नंबर में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये मैंने क्वेश्चन 37 बहुत बार करवाया था, 1500 सीट्स है ना। तो उसमें अकोमोडेशन कैसे दी हुई है, दैट देयर आर ईच that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one if the first circular row has 30 seats। अगर ये 30 सीट्स है पहले सर्कुलर रो में, तो नेक्स्ट सीट कितनी होगी, 40। फिर नेक्स्ट कैसी होगी, 50। तो आपने कहा दिस इज एन एपी, ऐसे बना दिया, द एपी इज, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, ए बी द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आपने लिया डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना हो गया, 30 प्लस 9 इंटू 10, कितना आ जाएगा, 120 सीट्स। तो जो 10th row will have 120 seats। For 1500 seats, how many rows are to be there? How many seats are still left? तो मैं पहले वाला क्वेश्चन कर लूंगी, है ना। मतलब अगर दोनों में से सिलेक्शन हो ना तो मैं पहले वाले पे जाऊंगी, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचने वाला नहीं है, डायरेक्टली। How many rows are there to be there? Let the number of rows be equal to n। और आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, सम n by 2, 2a plus n minus 1d, where a is equal to 30, common difference is equal to 10। तो सम मुझे दिया हुआ है 1500, नंबर ऑफ रोज निकालनी है 2 इंटू 30 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। हाँ करो, अब क्या होगी, देख 5 जब डिफरेंस आता है और मल्टी जो नंबर है वो भी 5 का मल्टीपल ही है, तो इसका मतलब 5 के 2 मल्टीपल्स बनेंगे। अब इसमें पता क्या करते हैं, अगर नहीं फैक्टर्स बनते, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, मैं फैक्टराइज पूरा करती थी ना, उससे भी समझ नहीं आता। सबसे अच्छा क्या है, यू स्टार्ट फ्रॉम 1। इसका एक फैक्टर है 1 इंटू 300, दूसरा फैक्टर क्या है 2 इंटू 150, फिर 3 से होता है 3 इंटू 100, फिर 4 इंटू 75, फिर 5 इंटू 60, फिर 6 इंटू 50, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 इंटू 24 हुआ, नहीं गया ना 60, चलो 8 से नहीं गया। देन आई गो फॉर 9, 9 से जाएगा, नहीं जाएगा, फिर जाएगा 10, 10 इंटू 30, फिर 11, 12, 12 से भी नहीं गया, फिर 13, 14, 15, 15 से जाएगा तो क्या आएगा, समझ में आ गया। दिस इज अनदर वे विच आई थॉट कि एक बहुत इजी वे है करने का, ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 15। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना। अच्छा, इसका अब सेकंड वाला भी अब थोड़ा सा समझने के लिए हम करें। नंबर ऑफ रोज तो 15 है ना? सो हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो? तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी है? 1500। 10th रो के बाद तो मैं 10th रो का सम निकाल लूंगी, सम अप टू 10 रो। 10/2, 2 इंटू 30 प्लस 9 इंटू 10। तो हम निकाल लेंगे, आ जाएगा 560 प्लस 90, कितना हो गया? 750 सीट्स। सो आफ्टर 10th रो अनदर 750। तो ये तब करेंगे जब मुझे पता है कि मेरे से फैक्टर्स नहीं बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब भी n निकालना होता है तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। सो नंबर ऑफ सीट्स टू बी पुट आफ्टर। अब इसका पता क्या था, अगर आप इसका आंसर एंड में 750 सीट्स पे लिख लोगे ना तो आपको मिल जाते हैं मार्क्स, क्योंकि पता है कि 750 ही आंसर था। बट यू हैव टू राइट दैट आफ्टर 10th रो नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट विल बी 1500 माइनस 750। ठीक है ना, आंसर 750 है, मार्क्स तो मिलने चाहिए, पूरा गलत नहीं होगा ये आपका। बट वो एक डेढ़ आधा नंबर जरूर कट जाएगा कि लिखा नहीं है। बिकॉज इफ यू जस्ट फाइंड S10, आपने मान लो ये निकाल लिया 750 और आपका आंसर मान लो 900 आता है, या आपका आंसर 600 आना था, 650 आना था, कुछ ऐसा, तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एक नंबर मिलेगा। बट आपने एंड में आंसर लिखा 750 सीट आंसर, तो आपने आंसर तो लिख दिया है। बट थोड़ा सा हम कहेंगे कि नहीं आपने एक्सप्लेन नहीं किया, वो तो 750 का 750 ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे लिखना है सीट्स लेफ्ट 1500 माइनस 750। तो इसके लिए इसको आपको 1.5 नंबर मिलता है पूरा। मतलब ये लिखोगे तो ऑब्वियसली यूल गेट 2 मार्क्स। बट हो सकता है टीचर वो कहे कि नहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ, मार्क्स कट कर ले। चलो नेक्स्ट। देयर आर 17 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, मिडिल वाला क्वेश्चन इस बार जरूर कर लेना। 17 रोज है तो मिडिल मोस्ट रो कौन सी हो गई? 9th रो हो गई ना? ठीक है, 9th रो। तो आपको क्या करना है, A9 निकालना है। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? अच्छा, यहाँ पर ना सम ऑफ 9 टर्म्स निकालना है कि 9th टर्म निकालनी है? 9th टर्म। तो 30 प्लस 8 इंटू 10। और वैसे भी आपको याद है आपने A10 निकाला था तो 120 सीट्स ही आई। कंफर्म। ठीक हो गया। चलो, एक ट्रिग्नोमेट्री की ना वो ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी, आई स्टिल फील कि एक ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी तो होगी ही होगी।
नहीं फील करूंगा तो नहीं होगी ना। अगर नहीं फील करूंगी तो हो जाएगी। मैं सच में कहती हूँ जिंक्स हुआ है एक तो ना। सीरियसली मैं आजकल कोई क्वेश्चन होता है मैं करवा देती हूँ। बिकॉज द मोमेंट आई से वो पेपर में नहीं आएगा, वो पेपर में आ जाता है। वहम नहीं है, हो चुका है ऐसे 2 बार। 2 बार हो चुका है, फिर ये तो पेपर में नहीं आएगा और एक्चुअल पेपर में आया हुआ है। और फाइनल आपके बोर्ड में ही आया हुआ है। और इस बार सच में मैं 9th में नहीं बोला, 9th में ना आई वाज रिवाइजिंग की ये पेपर में अगर ऐसा आ गया। और वो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। मतलब जो केस स्टडी एक दिन पहले करवाई थी कि जस्ट ऐसे ही कुछ रिवाइज करवाना है, मैंने केस स्टडी ढूंढ के रखी थी ये करवा दूंगी। और मैंने करवा भी दी और उसी से सेम रिलेटेड पेपर में आई हुई है। एक दो क्वेश्चन डिफरेंट बट सेम आ गया। जो क्वेश्चन टेस्ट में दिए हुए थे वो एक्चुअल पेपर में से वाले पेपर में आ गए, जो मतलब टेस्ट में रिवाइज करवा रही थी बार बार। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं क्या मैंने नहीं बोला। ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द फिगर डायग्रामेटिकली। अब नीट लेबल्ड फिगर कहा है ना, तो प्लीज इसको अच्छे से कराओ। एटीसी फाइंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल चेंजेस टू 30 डिग्री। तो प्लेन इधर गया है। ठीक है। तो ये मैंने ए लिखा, ये बी लिखा, पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। तो यहां से ये लिख दिया सी और ये लिख दिया डी। और जैसे यहाँ पे ओवरलाइन बनी है ना, ऐसे नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। ठीक है। सो द हाइट ऑफ प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं लिखूंगी ए इज द इनिशियल पोजिशन, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए विल बी द इनिशियल पोजिशन और यहाँ पर लिख दिया एंगल 30 डिग्री। ठीक है। या पोजिशन ऑफ प्लेन एट 60 डिग्री एलिवेशन ए, position of plane at 30 degree elevation B. AC is equal to BD is equal to height of the airplane which is 3000 √2। जो मैं आपको ये बोल रही हूँ लाइंस, ये एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, एक नंबर के लिए इतना काम करना पड़ेगा हमें। लेबल्ड भी कहा है ना उसने, तो लेबल्ड में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। फिर एंगल्स ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना दिया, 60 डिग्री बना दिया। ठीक है। सो डिस्टेंस ए बी इज कवर्ड इन 30 सेकेंड्स। सारी इंफॉर्मेशन को मैंने अपने पास लिख लिया, तो दैट इज व्हाट इज लेबल्ड मीन्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। आ जाओ भाई, है ना। एक हमें निकालना है tan 60 और एक निकालना है tan 30। हाँ जी। AC अपॉन CP इज tan 60 BD अपॉन, हाँ जी बोलो, tan 30। AC कितना, एक मिनट, हाँ हाँ, सो AC अपॉन CD, तो ये आ जाएगा 3000 √2 अपॉन, नॉट CD ऑफ कोर्स, PC होगा ये, है ना।
PC as tan 60 को मैंने लिख लिया 1/√3। तो PC मेरे पास आ गया 3000√6। और अगर BD लिखना है तो 3000√2 अपॉन PD। तो ये आ जाएगा, है ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, दिस इज √3 और ये 1/√3। तो हमारे पास PD जो आ गया ना, हाँ, PD विल बी 3000√6 और यहाँ पर PC कितना आ गया 1000√2। हाँ रूट, ठीक है, √6, ठीक है। तो जब अच्छा, समझा, ये देखो ना, अब तुमने कहा PC इज इक्वल टू 3000√2 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर लो, नीचे क्या बन गया, ये 3, ये 3 यहाँ से खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास डिस्टेंस CD आ गया कवर्ड बाय द प्लेन, तो ये आ जाएगा 2000√6 मीटर्स। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। कहाँ गया? इधर है। ठीक हो गया बच्चों सबका ये, ठीक है ना। अब इसके बाद keeping in mind the height constant during the above flight, it was observed that after 15√3/1 seconds the angle of elevation changes to 45 degree. How much is the distance traveled in that direction? What is the speed of plane in kilometer per hour? वो तो हमें करना ही है, तो हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, उसको डिवाइड बाय 30 करेंगे। अच्छा, बेस्ड ऑन बी पार्ट ना मैं पहले वाला कर लूंगी, कॉस्ट, है ना, वही करेंगे। सेकंड वाला तो समझ नहीं आ रहा, उसके लिए फिगर अलग से बनानी पड़ेगी, वो मैं करवा देती हूँ आपको। स्पीड ऑफ प्लेन में हम क्या करेंगे, हमारे पास था 2000√6 मीटर्स कवर्ड इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारे पास, मेरे पास आ गया 2000√6/3 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी ऐसा हो तो पहले डिस्टेंस को किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया और फिर जो ये सेकेंड्स है, राइट, इसको मैंने डिवाइड, इसको किया हमने कन्वर्ट आवर्स में, तो ये सेकेंड्स दिया हुआ, तो आई डिवाइड बाय 3600। न्यूमरेटर मान लो ये 3 सेकेंड्स है, 2000√6 मीटर्स कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया और मीटर्स को मैंने किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? सबसे इजी वे होगा ये आपकी स्पीड को कन्वर्ट करने का। तो ये मेरे पास यहाँ पर खत्म हो गया, ये आ जाएगा 2√6 मीटर इंटू 3600/3, तो ये 1200 हो गया, तो 2400√6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर, 2400√6 किलोमीटर पर आवर। √6 की वैल्यू कहीं भी नहीं दी हुई है, तो प्लीज अपने आप से पुट मत करना, और अगर कर भी रहे हो तो कोशिश करना ठीक पुट करो, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी मत करो। एक तो वैसे टाइम, बहुत टाइम है ना, जैसे मैं हर्ड बच्चे जो मेरे पास आते हैं कहते हैं आई एम नॉट बोस्टिंग, पर कि मैं 45 मिनट्स पहले पेपर खत्म हो गया तो क्या कर रहे थे, तब बैठ कर ये काम कर लो। मैं तब भी कहूंगी मत करो, क्योंकि हल्का सा भी गलत हो गया तो आपका किरा कराया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यार कर भी रहे हो तो उसको हाईलाइट मत करके आओ, नहीं इसने कुछ और लिखा है। 12 है ना ये, तो अच्छा ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर, इसने √3 लिखा है, यहाँ पे √2 लिखा हुआ ना आंसर में, इसने √3 किया हुआ है उसको, तो वो ठीक है, वी सॉल्व इट विद √6 ना, तो दैट इज फाइन। प्रिंटिंग मिस्टेक है इनकी, ठीक है। अब आ जाओ, इसने लिखा है कीपिंग इन माइंड द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि हाइट तो कांस्टेंट थी, पहले 60 डिग्री एंगल था, अब जो 30 डिग्री एंगल ले रहे हो ना, अब वो कितना हो गया, ये तो 60 डिग्री है, 45 हो गया, ठीक है। और उस ड्यूरेशन में उसने कहा कि प्लेन ने कितना चलाया ना, ये निकालना है आपने, ये वाला, राइट। तो ये एक 60 डिग्री एंगल है और एक 45 है, तो यहाँ पर मेरे पास ये मैं 3000√2 ले रही थी ना, तो इसमें जो बेस आ जाएगा ये वाला पूरा कितना आ जाएगा 3000√2, और पहले वाला तो आपने कितना निकाला था
1000√6 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 3000√2 माइनस 1000√6। तो ऑफकोर्स तुमने अब इसमें से 1000 कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट डायरेक्शन, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो यही आएगा ना, वो ऐसे कंफ्यूज करने के दिया होगा, कहीं कहा भी नहीं ऐसा कुछ टाइम को यूज करें। गुड आफ्टरनून बच्चे। बस हाँ, इसमें टाइम यूज नहीं होगा वैसे। 30 उसने किया ही नहीं हुआ ये सॉल्व। 45 किया हुआ है। हाँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है, इसके और इसमें कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट।